हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो ने आप लोगों ने देखा कि यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड मैंने सारा प्रॉब्लम करा दिया, यूनिट एंड डायमेंशन का थ्योरी कंप्लीट कर दिया है ना। अब इसमें कोई नया थ्योरी है नहीं, जब भी है जो इसमें प्रॉब्लम है। और आप जान लीजिए कि जब तक आपका 12th तक, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ये जान लीजिए जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ना है ना। प्रत्येक चैप्टर का में कोई जब भी कोई नया फिजिकल टर्म पढ़ेंगे उस फिजिकल टर्म का यूनिट एंड डायमेंशन आएगा। तो आप कंक्लूजन क्या निकाले कि यूनिट एंड डायमेंशन तभी निकलेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन तभी निकलेगा जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, और बेसिक फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से उस फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद का जो चैप्टर शुरू होता है वो है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी देखिए फिजिकल क्वांटिटी की शुरुआत किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी कैसा होता है, उसके बारे में क्या उसका ऐसा यूनिट डायमेंशन पढ़े। अब उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है, तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके पास मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक होता है। कहने का मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात उसके स्केलर, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया। एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड आपका होगा लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं होगा, है ना, उसके डायरेक्शन से लेना देना उसका कुछ नहीं है ना। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी है रखता है उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आप जरा सोचिए, आप बाजार में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कहते हैं 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, तो ऐसा थोड़ी कहते हैं 2 किलो पूरब की ओर, 2 केजी ईस्ट नहीं ना बोलते हैं, 2 केजी 3 केजी, एक मैग्नीट्यूड बोल दिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड केवल स्केलर क्वांटिटी के लिए होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है। तो जरा सोचिए कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी मास हो गया, लेंथ हो गया, है ना, टाइम हो गया, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आप अगर देखा जाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के बाद जानकारी टोटल आपका फंडामेंटल है। फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में अगर आते हैं तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी के रूप में आपको आ जाएगा जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, आपका वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव्ड यूनिट में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो 12 क्लास में ये सब पढ़ना। तो बेसिकली किसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, बेसिक किसको कहते हैं स्केलर में, स्केलर का बेसिक हो गया जो केवल मैग्नीट्यूड रखता है, और वेक्टर का बेसिक क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और इसमें ये यहां तक केवल 10th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी पढ़ते थे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हुए भी वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, तो यहाँ पर 10th तक 9th में बच्चे पढ़ते थे स्केलर वेक्टर, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। वो जानते थे कि जिसके पास सिर्फ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है उसको स्केलर कहते हैं,
और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर कहते हैं। और वहां पर अपवाद में एक्सेप्शन में लिखा दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। लेकिन जैसे ही वो विद्यार्थी 9th के बाद 11th में आते हैं तो उनके एक नॉलेज होता है। क्या नॉलेज होता है कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ वेक्टर नहीं है, इसके साथ एक पैरेललोग्राम लॉ होता है जो फॉलो करना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। ये समझे कि यहां तक सिर्फ 9th क्लास में ये दोनों पढ़ते थे, लेकिन ये तीनों जब आ जाएगा तो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा जो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ में वो पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो करता है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ये जानकारी कर लेने के लिए कि तो बेसिक हमारे पास हो गया स्केलर वेक्टर के बारे में कि किसको स्केलर वेक्टर कहते हैं, किसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, किसको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर के बारे में जानकारी अगर तो वेक्टर का क्या क्या एग्जांपल होगा, तो वेक्टर का एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ये सब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पोल आपका ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। जानते हैं इसको, ये सब आपका समझिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट है स्केलर एंड वेक्टर का। इसी आज इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ थोड़ा न्यूमेरिकल भी आएंगे, पर है ना सभी कोई ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, सोचिएगा। जब भी हम जो वर्ड बोलते हैं उस वर्ड को गौर से सुनकर और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर को, स्केलर का तो काम खत्म हो गया कि सबको स्केलर है, किसको स्केलर है आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर और स्केलर जो टॉपिक है, जब आप 12 में जाएंगे तो वेक्टर एंड 3D मैथ में पढ़ना है। उससे आपको लगभग 15 से 17 नंबर का सवाल पूछा जाता है। समझिए कि आप 11th क्लास में फिजिक्स में वो पूरा वेक्टर जो आप मैथ में पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा वेक्टर आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ लेंगे, तो आपको बेनिफिट है। आज 11th में फिजिक्स में पढ़ लिए, आज जब 12 में जाएंगे तो मैथ में पढ़ लेंगे। तो मैथमेटिक्स भी वेक्टर होता है और जो फिजिकल वेक्टर होता है यहाँ पर जो फिजिक्स में आती है वो आपको मैथ सेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट यहाँ आपको डिस्कस हो जाता है, ठीक है। तो स्केलर के बारे में तो चिंता नहीं करना है। रही बात वेक्टर का, तो जब तक आप 12 क्लास तक पढ़ते रहेंगे, 12 क्लास तक में सारे चैप्टर में आपको आते रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन, आपको आते रहेगा स्केलर एंड वेक्टर। ये दोनों चैप्टर हर प्रत्येक चैप्टर में हिडन है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत होगी तो उसमें एक फिजिकल टर्म आएगा और उस फिजिकल टर्म का ऐसा यूनिट डायमेंशन और पूछा जाएगा कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो समझिए कि ये दोनों चैप्टर पूरा एंटायर सिलेबस तक पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब अब बेसिक है, इंट्रोडक्शन। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे हम वेक्टर को, तो देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फॉर्मेट में, मान लीजिए कि हम ए लिखते हैं, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके माथा पर, इस पर क्या कर देते हैं, हेड पर एक एरो दे देते हैं। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को किसी अल्फाबेट या किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिंबल के माथे पर एक एरो दे देते हैं, तो वो एरो दे देने से पता चल गया, इसको बोलेंगे वेक्टर ए। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है।
तो जब भी आप जब फिजिक्स पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा या कहीं टीचर का नोट्स पढ़िएगा, लेकिन एक चीज आपको बताएंगे, कभी भी आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को हमेशा एक बुक, एक रेफरेंस बुक जरूर पढ़ना चाहिए, उसका स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट रेफरेंस बुक से सेल्फ स्टडी करते हैं वही स्टूडेंट रिजल्ट देते हैं, और केवल जो स्टूडेंट केवल टीचर पे डिपेंड रहते हैं वो रिजल्ट कभी नहीं देते हैं। वो डिपेंड है टीचर पे, आप टीचर से डिपेंड लीजिए, हमसे नॉलेज लीजिए, नो डाउट, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करके भी नॉलेज प्राप्त कीजिए, और ये दोनों काम जो स्टूडेंट करते हैं वही रिजल्ट देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर पर डिपेंडेंट है उनसे रिजल्ट नहीं निकलता है, उनको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक का अध्ययन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब अध्ययन करेंगे बुक का, तो बुक में कई जगह नजर आएगा इस तरह से वेक्टर लिखा हुआ, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अच्छा फोर्स के ऊपर वेक्टर था, मोमेंटम के ऊपर एरो लगा हुआ था, इससे मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर डिफिनीशन तो आपको पता ही रहेगा, तो डिफिनीशन के हेल्प से आप वेक्टर पता कर लेंगे। तो एक आपको नॉलेज है, एक आप देख रहे हैं, दोनों चीज का, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके मस्तिष्क में एक पिक्चर बनाता है, और उस पिक्चर से आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है, तब आप किसी निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं और आपका नॉलेज बढ़ता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशन, फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे डिनोट करते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिंबल देंगे, मान लीजिए फोर्स, फोर्स का सिंबल क्या है, एफ, तो एफ के ऊपर एरो लगेगा, है ना। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहता होगा तो एफ के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। लीनियर मोमेंटम है ना, पी से रिप्रेजेंट करते, तो उसके ऊपर एरो देंगे, पी वेक्टर। क्लियर है, तो नोटेशन वेक्टर का नोटेशन हो गया। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे, मान लीजिए एफ वेक्टर है तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या करेंगे, मॉड से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दिए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। अगर इसको लिखेंगे ए वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर यही प्रकार से पी वेक्टर लिखे तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। अब बताइए एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, एफ। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली क्या बोल देंगे, ए, और पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली क्या बोल देंगे, पी। ठीक है, इस प्रकार से ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एफ लिखते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिखते हैं, और पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पी बोलते हैं। ठीक है, एक नजर हमको देख लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है बढ़िया से, हाँ रिकॉर्डिंग तो बेहतर तरीका से है। अब पता नहीं साउंड कैसा है, ये तो साउंड भी अच्छा ही होना चाहिए, रिकॉर्डेड तो हो रहा है। सबको समझ में आ गया किस तरह से वेक्टर को, अब लाइन से एरो लाइन खींचकर हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। जैसे कि ए वेक्टर लिखें, ए वेक्टर है, और ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किए एक स्ट्रेट लाइन से, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर। अब देखिए इसका जो लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका टेल और ये हो गया हेड, ये क्या हो गया, टेल और ये हो गया हेड, ये क्या हो गया, टेल और ये हेड। ठीक है, समझने की जरूरत है कि जस्ट लाइक अभी लॉकडाउन के दौरान रामायण महाभारत बहुत सारा दूरदर्शन पर चला, तो जो एरो जो तीर चलाते हैं उस एरो का ये क्या पोर्शन होता है, टेल, और ये क्या होता है, हेड, है ना। जो तो इस चीज को ये ए वेक्टर, ये टेल और ये हेड है, किसी को दिक्कत नहीं होगा चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एक बी वेक्टर से बी वेक्टर लिखता है, ठीक है, और इसको ऐसे देता है,
तो ये हो गया टेल और ये हो गया हेड, बी वेक्टर। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। तो सोचिए एक बड़ा एरो है और एक छोटा एरो है ना। तो एरो का जो साइज है वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अर्थात साइज ऑफ या लेंथ ऑफ एरो, है ना, लेंथ ऑफ एरो। इस एरो है, इसका क्या बताएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सोचिए ए वेक्टर का जो एरो है, ए वेक्टर का जो एरो हम खींचे हैं उसका लेंथ क्या है, छोटा है। अब बी वेक्टर का जो एरो खींचे उसका लेंथ क्या है, बड़ा है। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से किसका बड़ा होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड पर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझिएगा कि अगर बाय द वे आप एक बताते हैं, जैसे कहीं एक ऐसे लिखा हुआ ए वेक्टर, एक ऐसे दिया हुआ है बी वेक्टर, और एक ऐसे दिया हुआ है सी वेक्टर, ठीक है। एक और लंबा सा दे देते हैं डी वेक्टर, ठीक है। आपसे 4 गो एरो है। समझिए कि एरो को मेजरमेंट स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, भाई अनुमान लग सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ए वेक्टर से बड़ा कौन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर समझिए कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी और सी से बड़ा डी। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी। तो समझिए कि मैग्नीट्यूड आपको क्या होता है, एरो का लेंथ, एरो का लेंथ बताता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि कैसे निकलता है। तो इसीलिए जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे, लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा रहे ए वेक्टर बराबर 5 यूनिट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, ठीक है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो आप क्या करेंगे, जब इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो ए वेक्टर ये लिख दिए, तो क्या बी वेक्टर एकदम छोटा लिखेंगे कि इससे कम से कम बड़ा ना बनाएंगे बी वेक्टर। जरा सोचिए, बी वेक्टर का जो एरो अगर देना होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर के एरो से क्या होगा, बी वेक्टर का एरो बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का है, तो ये छोटा हो गया, छोटा आपका एरो खींचे हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 8 यूनिट है, तो बी वेक्टर के लिए बड़ा एरो खींचेंगे। बात समझ आ रहा है, किस चीज को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं स्टूडेंट की रैंडमली कुछ भी खींचे जा रहे हैं, खींचिए, रैंडमली ही खींचना है, एग्जैक्ट नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे। आपको कंपैरेटिवली देखना है कि हाँ ये तो थोड़ा छोटा है, तो ए वेक्टर के एरो से थोड़ा बड़ा बी वेक्टर का एरो खींचेंगे, है ना, छोटा नहीं खींचेंगे। इससे क्या होता है कि आपके अंदर परफेक्टनेस आता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो बेसिक का वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट आज हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों को जो डिस्कस करना है इक्वल वेक्टर से रिलेटेड। क्या इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, किसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर, दो वेक्टर आपस में बराबर कब होंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। बोथ वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन। ध्यान रखें, जैसे ही वेक्टर बोलते हैं तो वेक्टर बोलते के साथ हम दो चीज को बोल दिए। ध्यान रखें, हम वेक्टर बोले तो वेक्टर बोलते के साथ हम दो बातों को बोल दिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन फॉर्म समझे कि वेक्टर है, तो हम कहे कि बोथ वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होगा तभी ना दोनों वेक्टर कहलाएगा इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कब कहलाएगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब कहलाएगा, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर हो और ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, ये आपका ए वेक्टर का हो गया, ये ए वेक्टर लिख दिए, और इसी साइज का बी वेक्टर लिखिए। तो देखिए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन इक्वल है कि नहीं, है ना। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे का, जब ये दोनों का डायरेक्शन एक समान होगा, इसका मतलब कि दोनों क्या होगा, पैरेलल हो गया। दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक समान है, इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल डायरेक्शन में है ना। क्या हो जाएंगे, पैरेलल डायरेक्शन में। ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो क्या कहना है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन बराबर हो तभी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के आएगा नल वेक्टर। नल मतलब कि जीरो, नल वेक्टर का मतलब जीरो। जैसे कि मान लिया जाए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, तो वैसे वेक्टर को कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दो वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ना। देखिए, एक हम बात करते हैं ए वेक्टर की और एक बात करते हैं माइनस ए वेक्टर की। गौर से देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ए वेक्टर की और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, माइनस ए वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ठीक है, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन यह, तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। देखिए, माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए, और माइनस ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए ही आएगा। ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर में, ये दोनों वेक्टर गौर से देखिए। ए का मतलब क्या समझना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, है ना। चाहे यह ए फोर्स हो, चाहे यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे यह ए मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे यह ए डाइपोल मूवमेंट हो, चाहे यह मैग्नेटिक मूवमेंट हो, है ना। इसको समझना है कि दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर होता है, उस वेक्टर क्वांटिटी एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट किए और दूसरे को किए माइनस ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, ए ही होंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। लेकिन डायरेक्शन, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन देखिए तो राइट साइड में जा रहा है और माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या जा रहा है, लेफ्ट साइड का। मतलब कि दोनों क्या हो गया, एंटी पैरेलल। और आप कह सकते हैं ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल। और ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल होगा तो पैरेलल डायरेक्शन में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0, और दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री।
है ना। क्या काम का है, दो वेक्टर जो पैरेलल डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये चैप्टर 11th क्लास के लिए हमने बहुत स्टूडेंट से देखा, बहुत ऐसे स्टूडेंट, रिजल्ट तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो काफी अधिक फेल्योर होते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन मेहनत जरूर करते हैं। तो उनका मेहनत कहाँ पर गड़बड़ होता है, तो हमने बहुत स्टूडेंट से मिलकर बात किया, तो यही निष्कर्ष निकला है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग पीरियड में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। वो शुरुआत में ही बहुत डर जाते हैं, और जब बेसिक कमजोर हो जाता है तो मेंटली प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और स्टूडेंट पर यह भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि गार्जियन क्या सोचेंगे, मेरा रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। कई तरह का सोशल प्रेशर भी आना शुरू होता है, और उस प्रेशर में स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो आप सबसे पहला चीज, कई स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंचाते, अपने मेहनत को रिजल्ट तक नहीं पहुंचाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि गौर से ध्यान पूर्वक आप समझें, एकदम देखिए छोटा छोटा चीज का डिस्कशन कर रहे हैं। जहां पर आपको दिक्कत होगा, जो भी मन में डाउट आएगा, जो भी मन में प्रश्न उठेगा, कमेंट सेक्शन में आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी पूरी आजादी है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बारे में समझ गए, किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो लाइन हम लिखे थे, अगर कहते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो क्या होगा 0 डिग्री। अगर हम लिखते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल को हम पता कैसे करते हैं, किसको कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट अब सीखने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए ध्यान रखना, एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर हम ले रहे हैं बी वेक्टर। दो वेक्टर है, कौन कौन वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और हमको ये जज करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लिखते हैं, कैसे रहेगा। तो हम उसको कहेंगे कि थीटा एंगल या जो भी एंगल वो दोनों वेक्टर के बीच में है। तो ए वेक्टर लिख दिए, कोई एक वेक्टर को ऐसे ही स्ट्रेट लाइन खींचकर लिख दिए। अब बी वेक्टर को लिखना है, तो बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर के टेल पे बी वेक्टर का टेल रख दीजिए। ए वेक्टर के टेल पर किसको रख दिए, बी वेक्टर के टेल को। अर्थात समझिए कि दोनों वेक्टर का ओरिजिन पॉइंट यही है, मेन मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट यहीं से निकल रहा है। दोनों ऐसा फील होना चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे वेक्टर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा। कहने का मतलब कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों वेक्टर के दिशाओं के बीच का एंगल होता है, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल को थीटा हम कहते हैं, वो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अगर बाय द वे जरा सोचिए, हम ऐसे खींचते हैं ए वेक्टर और ऐसे खींच दे, ये हो गया बी वेक्टर। आपसे पूछा जाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लीजिए ये एंगल है आपका थीटा,
तो पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो सोचिए कि बी वेक्टर का ये क्या है, हेड है, और ये ए वेक्टर का टेल है। तो टेल हेड नहीं मिलाना है, इसको आगे की ओर बढ़ाइए। इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, आगे की ओर जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है कि नहीं है। तो इसका, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हम क्या बोले, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच के एंगल को ही दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कहते हैं, डायरेक्शन के बीच का। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन है कहाँ, आगे बढ़ना। तो डॉट डॉट लाइन से हम आगे बढ़ा दिए, तो समझिए कि आ गया यहाँ पर इसका, ये लाइन को अगर आगे की ओर बढ़ा दिए, शिफ्ट किए, तो ये इसका टेल पॉइंट आ गया कि नहीं यहाँ। अब यह जो पॉइंट है कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू थीटा। लेकिन इस कंडीशन में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आया। सेकेंड, अन्य ऊपर मिटा देते हैं। जरा सोचिए, अगर बाय द वे ऐसे रहता, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। पूछा जाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो क्या हम थीटा बोलेंगे, सोचिए। नहीं, थीटा हम नहीं बोलेंगे। थीटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल क्या बताता है, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन का बीच का एंगल थीटा थोड़ी है। ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर है, आगे की ओर है, तो इसको हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देंगे। अगर ये थीटा था तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर 180 माइनस थीटा। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका दो वेक्टर के बीच का क्या एंगल कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। समझ में सभी को आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद जब हम लोग एंगल निकाल लिए, सब कुछ पढ़ लिए, अब हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, क्या होता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। इन दोनों लॉ पर डिस्कशन करेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर सवाल को बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने स्केलर, वेक्टर किसको कहते हैं समझ में आ रहा होगा। हमने उसका नोटेशन बताया कैसे डिनोट करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सब चीज की जानकारी। अगर से आप सोचिए ए वेक्टर ईस्ट की ओर है, ए वेक्टर कहाँ है, ईस्ट की ओर, तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा, वेस्ट की ओर। बी वेक्टर नॉर्थ की ओर है, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, साउथ की ओर। जस्ट अपोजिट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। समझ में आ गया। अब पैरेललोग्राम लॉ को लिखते हैं। क्या है पैरेललोग्राम लॉ, जरा सोचिए। दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर। वर्ड देखिए पैरेललोग्राम। एक अपने मन से सोचिए ना कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो कैसा लगेगा, ये सब पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, आप समझिए क्या है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसके आमने सामने का साइड बराबर हो और पैरेलल हो, यही ना पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है,
आमने सामने का साइड बराबर हो और क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो मान लिया जाए कि एक ऐसा, इसको हम ओरिजिन पॉइंट ले लिए, यहां पर एरो दे दिए तो ये बन गया ए वेक्टर, इसको एरो दे दिए तो क्या बन गया, ए वेक्टर, और इसको एरो दे दिए तो क्या बन गया, बी वेक्टर। अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम का क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। तो इसका जो डायगोनल होगा यही बनेगा डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल जो होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। डायगोनल क्या होगा, ए वेक्टर, इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए। क्या हम कहें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, तो इससे का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। डायगोनल कौन बना, आर वेक्टर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। इसलिए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। तो ये साइड बी है तो ए बी साइड क्या होगा, बी। ये साइड ए है तो ये साइड क्या होगा, ए। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक 9th क्लास के पैरेललोग्राम पर ध्यान लगाइए। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब जरा सोचिए, अगर यह ए वेक्टर है इस तरह से, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, ए वेक्टर ही मान लेंगे, है ना। और ये ए वेक्टर हो गया, इसको क्या मान लेंगे, बी वेक्टर। इसको क्या मान लेंगे, बी वेक्टर। तो जरा सोचिए कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, इसको हम ए वेक्टर मान लिए, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये साइड के बारे में। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन से नहीं लेकर चलते हैं। अगर हम यहां पर ऐसे मान लिए, ये क्या कहलाएगा, माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ये लाइन का पैरेलल ये है, ये क्या कहलाएगा, माइनस ए वेक्टर कहलाएगा कि नहीं। और ये माइनस ए वेक्टर है। ठीक है, और ये जरा देखिए तो इसके बारे में देखते हैं, ये किस तरह से आ जाएगा। इसको किधर से हम एरो दे दें, इसमें हम एरो दे देते हैं नीचे की। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर। जरा देखिए, बी वेक्टर एरो दिए नीचे की ओर तो माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर एरो दिए इस प्रकार से, क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए वेक्टर। अब जरा सोचिए, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया कि इस ओरिजिन से माइनस ए वेक्टर इधर क्यों आ रहा है, माइनस बी वेक्टर इधर क्यों आ रहा है। तो अब जो वेक्टर बनेगा इसके रिजल्टेंट, तो क्या कहलाएगा, माइनस आर वेक्टर कहलाएगा कि नहीं। तो माइनस आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। दूसरी बात आते हैं, अगर बाय द वे हम इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींचते हैं, जस्ट लाइक, जरा सोचिए, ये यहीं पर हम बनाते हैं ए वेक्टर और ये क्या था, बी वेक्टर। ठीक है, और हम एक और लाइन खींच दिए बी वेक्टर। ठीक है, तो बताइए, ये ए वेक्टर था तो अपोजिट डायरेक्शन में आकर लाते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, लाल रंग से लिखा रेड कलर से, इस एरो में आएगा तो माइनस। तो अगर इसका डायगोनल ये बनता है तो इसको डायगोनल हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, होगा कि नहीं। बी वेक्टर अब एक डायगोनल बन गया, ऐसे लिख दे रहे हैं,
इसको ब्लू से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। एक डायगोनल आपको बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन दूसरा डायगोनल क्या बन गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्यों, ये देखिए ये बी वेक्टर हो गया, ब्लैक से था, ये तो बी वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में रेड कलर से लिखा है ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ऑरिजिन हुआ, उस ऑरिजिन से तो एक डायगोनल बन गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और दूसरा डायगोनल बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा डायगोनल क्या बन रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब फिगर को देख के समझना है कि किस डायरेक्शन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जैसे कि स्केलर क्वांटिटी को हम जैसे जोड़ देते हैं ना, 2 जोड़ 3 बराबर 5, 3 माइनस 2 बराबर 1, अल्जेब्रिकल सम करते हैं या अल्जेब्रिकल सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अल्जेब्रिकल सम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में अल्जेब्रिकल सम नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं, चलिए इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए क्या हम बताए थे, पैरेललोग्राम का एक साइड ए वेक्टर दूसरा साइड बी वेक्टर, पैरेललोग्राम का, ठीक है। डॉट 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 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तीसरा साइड चौथा साइड। तो इसके बीच से जो निकला डायगोनल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अब जो वैल्यू सोचिए, वेक्टर को जोड़े ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड आर, और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, इतना पूरा कॉन्सेप्ट कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, जिसके बीच का एंगल थीटा है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ के कॉन्सेप्ट से हम ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। ट्रायंगल लॉ, जैसे कि ट्रायंगल लॉ के साथ कहा जाता है कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पर कोई दूसरा वेक्टर रख दिए बी वेक्टर, ए वेक्टर के हेड पर कोई दूसरा वेक्टर रख दिए बी वेक्टर, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रख दिए। अब ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से मिला दिए, ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से मिला दिए, तो इस प्रकार से बना रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, है ना। क्या कहें, ए वेक्टर लिखे, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रख दिए और ये बी वेक्टर का हेड हो गया। अब ए वेक्टर के टेल को अब बी वेक्टर के हेड को मिला दिए, है ना। तो आपका ये क्या है, यहां पर हेड बना हुआ है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर हुआ, वो आर वेक्टर बराबर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जब देखिए यहां पर
हम क्या बोले थे, दोनों वेक्टर के बीच के डायरेक्शन, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच के एंगल को ही दोनों वेक्टर का बीच का एंगल करते हैं, जिसको थीटा। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये भी देखना, ध्यान रखना है। तो पैरेललोग्राम लॉ भी रखना है ध्यान में, और ट्रायंगल रूल। अब इस हिसाब से आपको कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है, उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आर। तो 9th क्लास में पढ़े हैं कि कभी भी कोई ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल के दो साइड का एडिशन करने पर हमेशा तीसरा साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ट्रायंगल के दो साइड के जोड़ेंगे तो तीसरा साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल ही दिख रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आर है। क्या करना है कि इस बी से सामने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है, इस पर क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, नामकरण कर दीजिए, ओ इसका नाम ए, इसका नाम बी, है ना, ओ ए बी, और इसको नाम दे दिए सी। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आपको निकालना होगा सबसे पहले बीसी, क्या निकालना होगा, ये तो आपका फॉर्मूला था, इतना तो फॉर्मूला था, इसी चीज को हम डिराइव करने जा रहे हैं। बीसी निकालेंगे तो बीसी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको बीसी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर बीसी बटा ए बी, इसलिए बीसी बराबर ए बी साइन थीटा। तो बीसी बराबर ए बी के जगह ए बी के जगह ए बी का वैल्यू क्या है, बी है, तो बीसी बराबर बी साइन थीटा। उसी प्रकार से आपको निकालना है एसी, क्या निकालना है एसी, तो एसी निकालने के लिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एसी बटा ए बी, इसलिए एसी बराबर ए बी कॉस थीटा, और ए बी क्या है बी, तो इसलिए एसी बराबर बी कॉस थीटा। मान लिया जाए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल भी बनाता है। तो अब जरा सोचिए, बड़े से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी के तहत हम बात करते ओबी, ओबी बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ओबी क्या है, ओबी आर है, आर लिख दिए। ओसी, ओ से लेकर सी, तो ओ से ए क्या है, ओ से ए का डिस्टेंस ए है, और ए से सी का डिस्टेंस क्या है, बी कॉस थीटा, तो ओसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। बीसी, बीसी क्या है, बी साइन थीटा, तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। प्रूव्ड हो गया कि नहीं, यही लाना था, यही फॉर्मूला लाना था, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि हम लोग लाए हुए थे। आप फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, आप फॉर्मूला के दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जिसका रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन करने का भी तरीका यही है कि इस तरह से ट्रायंगल के नियम से रिप्रेजेंट किए और एक पैरेललोग्राम थ्रू से रिप्रेजेंट किए। अब रही बात, जो आर वेक्टर आया, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लिए, लेकिन डायरेक्शन का तो कुछ पता नहीं चला। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये आर वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, है ना, तो इस हिसाब से
इस हिसाब से tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखिएगा, BC बटा OC। तो tan अल्फा बराबर BC के जगह पर B sin थीटा बटा OC के जगह पर A प्लस B cos थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया tan अल्फा के बारे में कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा बराबर B sin थीटा बटा A प्लस B cos थीटा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अभी तक का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर ये आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और हमारे अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इस वीडियो से रिलेटेड एक इस फॉर्मूला का स्पेशल केस बताएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।